वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन टू द 5th एपिसोड ऑफ द किचन स्टोरीज। और आज के एपिसोड के स्पॉन्सर्स हैं ग्रूवी फ्रूट ड्रिंक। आग फूकती हुई भट्टी और अंगारों से भी ज्यादा गर्म तंदूर और ऐसी जगहों पे काम करते हैं हमारे शेफ। इनके लिए सिर्फ जॉब नहीं है, इनका जुनून है। और आज ऐसे शख्स के साथ हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपने जायकों का स्वाद पूरे हिंदुस्तान में फैलाया है। ये इंडियन डिपार्टमेंट के ऐसे सीनियर शेफ हैं जिन्होंने 1991 में अपनी जर्नी शुरू की और मोती महल के साथ 10 साल से भी ज्यादा लगाए हैं इन्होंने अपना जायकों का फ्लेवर इंडिया में, दुबई में और कई ऐसे कंट्रीज में फैलाया है। इनका नाम है शेफ गुलाब पवार। एंड वेलकम शेफ। थैंक यू सर। तो आज शेफ मेरा सबसे पहला सवाल आपके लिए है कि गुलाब शेफ आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपके फादर पहले क्या काम करते थे, तो इसके बारे में जरा आप हमें थोड़ा बताइए। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ और फादर मेरे आर्मी मैन थे। तो राजा का बेटा राजा और हमने सुना है फौजी का बेटा फौजी बनता है, बट आप शेफ कैसे बन गए? मतलब फौज से सीधा खाने की लाइन में आपके फादर ने आपको अलाउ तो नहीं किया होगा, आई एम वेरी श्योर। एक्चुअली उसके पीछे की कहानी ये है कि हमारे उत्तराखंड में सिर्फ 2 ही तरह के लोग ज्यादा चलते हैं, एक तो फौजी और दूसरा शेफ। तो फौजी के लायक तो मैं था नहीं। बाप ने बोला बेटा तू फौजी के लायक तो है नहीं, तो शेफ ही बन गया। दूसरा मेरा जो जुनून था, मसालों की खुशबू मुझे पहले से बहुत ही बड़ी, और फिर मैं उसी के पीछे भागता गया। तो आपको पहली बारी में फादर ने अलाउ कर दिया शेफ बनने के लिए, क्योंकि मैं फौज के लायक था ही। सो शेफ ये तो बहुत ही बढ़िया बात आपने बताई और मुझे लगता है इससे खूबसूरत बात कुछ नहीं हो सकती कि पेरेंट्स अपने बच्चे को जो वो करना चाहता है उसको अलाउ करे, और वो भी उस जमाने में। बिकॉज मुझे पता है कि हमारे टाइम पे भी इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, तो आप तो हमसे काफी बड़े हैं। बट आपके जहन में ये कब आया कि मुझे इंडियन डिपार्टमेंट का शेफ बनना है? मतलब आप चाइनीज भी कर सकते थे, आप कॉन्टिनेंटल, आजकल कॉन्टिनेंटल का जमाना चल रहा है क्योंकि बच्चों को बर्गर्स, पिज्जा, पास्ता ज्यादा पसंद है। तो आपके जहन में कब आया कि मैं इंडियन क्यूजीन का ग्रैंड मास्टर बनना चाहता हूँ? जब मैं घर से काम के लिए निकल गया था, पापा ने लात मार दी कि जाओ करो काम। तो फिर काम के लिए निकल गया, तो फिर मैं कहीं किसी रेस्टोरेंट में भटकता हुआ पहुंच गया। वहां पे मैंने काफी दिनों तक हेल्परी करी। ओके। हेल्परी करने के बाद मुझे पता लगा कि मसाले क्या होते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि चाइनीज और कॉन्टी में क्यों नहीं गए, चाइनीज और कॉन्टी का जो है सारी सॉसें रेडीमेड आती हैं, कॉन्टी में भी सारी सॉसेज रेडीमेड आती हैं। बिल्कुल सही। और दूसरी बात है कि उस टाइम पे कॉन्टी का इतना क्रेज था नहीं। 91 की बात अगर आप कर रहे हैं तो क्रेज था नहीं। राइट। तो फिर मेरा तो मसालों से ही बहुत ताल्लुक था पहले से, तो वो मसाले जो मसालों से खेल रहा था वो सिर्फ इंडियन में होता था, तो बस मैं उस तरफ ही भागता था और वही चीज के पीछे लगा रहा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो शेफ ये तो मैंने बड़ा आपसे भी और मैंने कई शेफ से सुना है कि एट द एंड ऑफ द डे उनमें स्टार्टिंग से ही पैशन होता है कि हमको जी किचन की लाइन में बड़ा अच्छा लगता है, और आपने तो एक बड़ा इसको खूबसूरत सा मोड़ दे दिया कि आपको मसालों से ज्यादा प्यार था। मोती महल के साथ आपने 10 साल से भी ज्यादा लगाए। मुझे ऐसा लगता है कि जब एक शेफ एक ब्रांड के साथ इतना टाइम अपना दे देता है, इतना टाइम कमा लेता है उनके साथ, तो वो फैमिली बना लेता है मालिक को। आपने 10 साल के बाद उनके साथ काम करके छोड़ा, तो अगली जगह पे जाके एडजस्ट करना वुड बी वेरी डिफिकल्ट। मुझे लगता है कि किसी भी शेफ के लिए अपनी ऐसी 10 साल पुरानी फैमिली को छोड़ के कहीं और जाना बहुत मुश्किल है, और वो वहां जाके जरूर नुक्स निकालेगा, वहां तो ऐसा होता था, वहां ऐसा होता था, वहां ऐसा होता था। तो ये आपके साथ भी जरूर हुआ होगा। पहली बात तो ये है कि आप पूछ रहे हैं 10 साल कैसे बिताए, तो वहां पे मेरा एक फिक्स शेड्यूल नहीं था। मोती महल इतना बड़ा ब्रांड है, हर तीसरे महीने चौथे महीने उसकी कोई ना कोई फ्रेंचाइजी खुलती रहती है। राइट। तो मैं एक फ्रेंचाइजी में स्टाफ सेट करके वहां पे पूरा सिस्टम देके, और मुझे दूसरी फ्रेंचाइजी के लिए ऑफिस में बुला लिया जाता है। ओके। तो ऑफिस से फिर मुझे दूसरी फ्रेंचाइजी के लिए भेजा जाता था। Right. मुझे ये भी पता नहीं लगा कि यहाँ 10 साल कब निकल गए, क्योंकि मैं उस टाइम पे पूरे इंडिया घूम चुका था। राइट। आज दिल्ली, कल मुंबई, परसों यूपी, बिहार, ये सारी जगह में मोती महल के साथ घूम लिया था। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि नई जगह पे जाने से मतलब दिक्कतें आई हैं, तो दिक्कतें होती हैं, लेकिन जब वहां से छोड़ दिया था तो कुछ ना कुछ तो मैनेज करना था, मैनेज करके चलना ही होता है।
वैसे वहां से छोड़ता क्यों मैं, लेकिन वहां पे भी थोड़ी सी मतलब मेरी मेडिकल प्रॉब्लम थी। वो लोग मुझे गोवा भेज रहे थे, तो मैं आ नहीं सकता था हर महीने। मतलब गोवा तो बड़ी खूबसूरत जगह है, पता नहीं क्यों नहीं गए। लेकिन सर मैं गोवा से दिल्ली आना, अपने मेडिकल इशू को बिल्कुल सॉल्व करना, वो सारी चीजें में देखी जाती है। राइट राइट। फिर उम्र के साथ इतना भाग दौड़ करना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। बिल्कुल सही बात। इसलिए मैंने सोचा कि मतलब मैं दूसरी कहीं जॉब पकड़ूं और वहां पे जैसे तैसे अपने को एडजस्ट करूं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सो शेफ, आपका इतना पुराना एक्सपीरियंस है और आप इतने टाइम से इस इंडस्ट्री में हैं, तो फैमिली से हमेशा दूर रहना पड़ता है। जैसे जवान एक बॉर्डर पे जाता है, हमेशा फैमिली से दूर रहता है, छुट्टियों में घर जाता है सिर्फ, तो सुख दुख में आई एम श्योर कि आपके साथ ये बहुत घर वाले कंप्लेन करते होंगे, एक प्रेशर रहता होगा आपके ऊपर कि घर वाले मेरे से दूर रह रहे हैं, बच्चे मेरे से दूर पल रहे हैं, क्योंकि हर टाइम पे शेफ कभी दिल्ली है, कभी बॉम्बे है, कभी जम्मू है, हर जगह पे रिवॉल्व कर रहा है, तो इसकी बहुत ज्यादा दिक्कत आती होगी। शेफ की लाइफ में सर देखिए कि बहुत ज्यादा इन चीजों का वो है। फैमिली के साथ हमेशा ही कंप्लेन, कभी भी हम लोग अपनी फैमिली को टाइम नहीं दिया। पहले टाइम था माँ बापों को समझाया, थोड़े दिन में माँ बाप समझ दिए, इतनी देर में शादी हो गई, फिर शादी हुआ, फिर कुछ टाइम तक बीवी को समझाने में लग गया, 4-6 साल में समझाने में, वो जब तक समझी कि यहाँ से लाइफ ऐसी है, फिर बच्चे हो गए, फिर बच्चों को समझाते समझाते हमारी पूरी लाइफ निकल गई है। और एक वाकया तो मेरी लाइफ का मतलब अभी तक जो मेरे को हिला के रख देता है, ऐसा मेरी लाइफ में हुआ। उस टाइम पे तो मैंने सोचा कि मैं ये लाइफ मतलब सेफ लाइफ क्यों चुनूं। मेरे पापा बहुत ज्यादा सीरियस हो गए और मैं कहीं नहीं ओपनिंग में फंसा हुआ था, तो उसी टाइम पे उसकी ओपनिंग होनी थी और पापा बहुत ज्यादा सीरियस हो गए। लास्ट मोमेंट पे नहीं पहुंच पाया मैं कहीं। तो ये तो थोड़ी उम्र के लिए आपको लगता होगा कि बस वो मैंने अपने ऊपर हमेशा ये लिया है कि मैंने क्या ये करा। अब देखिए, अब जब मैं उस टाइम पे नहीं पहुंच पाया तो क्या हमारी लाइफ में है ना, क्योंकि दुख में अगर आप दुख में हम कभी अपनी फैमिली के साथ नहीं हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ अपने काम को देखा है। और मुझे लगता है लोगों को इस बात का बड़ा आई थिंक इंस्पिरेशन भी है कि आप अपने काम को लेकर कितने डेडिकेटेड हो। सिर्फ अपने काम के प्रति हम लोग इतने हो गए, काम को छोड़ के हम लोग जा नहीं सकते हैं। कभी ये रहता है कि अपने कलीग्स नहीं है, साथ वाला बंदा नहीं है, कभी कुछ नहीं है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारे साथ चलती है। अब शेफ साहब थोड़े काम की बातें करते हैं। मैं चाहता हूँ हमारे व्यूअर्स को हम बताएं कि इंडियन खाने में कितने टाइप की बेस ग्रेवीज होती है, और मेरा अगला सवाल इसके बाद ये भी है कि तंदूर और इंडियन एक दूसरे के साथ क्यों जुगलबंदी में चलता है, क्योंकि ये दो डिपार्टमेंट मुझे लगता है कि बहुत करीबी है। बट एक शेफ की जुबान से सुनना चाहता हूँ कि आप लोगों की जुबान में कि आप इसको क्या समझते हैं। देखिए सर, ग्रेवी तो आप जितनी मर्जी उतने टाइप की बनाए, लेकिन जो बेस ग्रेवी की अगर आप बात कर रहे हैं तो बेस ग्रेवी हमारे पास 5 टाइप की होती है, और उसके साथ में एक उनके जो मतलब भाई समझ लो चॉप मसाला, 6 समझ लो, 6 टाइप की ग्रेवियां होती है। पर बेस अगर बोलेंगे आप तो सिर्फ टमाटो प्याज जो हर घर में यूज होता है और सब लोग उससे खाना बनाते हैं, तो बेस वही है कि टमाटर ग्रेवी और एक प्याज की ग्रेवी, ऑनियन ग्रेवी जो होती है। उसके बाद आप उनका मिक्सअप करके मटन का ग्रेवी बना लेते हैं, चिकन का ग्रेवी बना लेते हैं, मुगलाई खाने के लिए आप व्हाइट ग्रेवी बना लेते हैं, वो काजू और मोटे मगज का पेस्ट जो होता है। बहुत बढ़िया। तो हम लोगों ने बेसिक करके 5 ग्रेवियां मानी। ओके। बाकी आजकल लोग 10 भी बना रहे हैं, 12 भी बना रहे हैं, हर खाने को अलग अलग फ्लेवर देने के लिए कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। तो इन जितनी ग्रेवीज हैं इनको स्टोर कैसे किया जाता है? बर्फ लगाई जाती है इनको कि इनको नॉर्मल फ्रिज में रखा जाता है? ना तो इनको बर्फ लगाई जाती है और ना ही इनको नॉर्मल फ्रिज में रखा जाता है। इनको स्टोर करने के लिए इतना ही हम लोग क्वांटिटी में बनाते हैं कि जो मतलब 1 से 2 दिन चले। इनको एक मैक्सिमम हीट पे हर 8 घंटे के बाद पकाया जाता है। ओके ओके। उसके बाद वो 1 से 2 दिन तक ग्रेवियों का कुछ भी नुकसान नहीं होता। बहुत। और तंदूर की क्या जुगलबंदी रहती है इंडियन डिपार्टमेंट में? तंदूर और इंडियन एक दूसरे के बिना बिल्कुल अलग। ये सोच लो आपकी जैसे पति और पत्नी का रिश्ता होता है, यही तंदूर और इंडियन का। मतलब इतने करीबी है, इतने करीबी है। अब आप ही सोच लीजिए कि अगर आपके पास फुलके हैं और मेरे पास दाल, तो पति पत्नी में तो बहुत लड़ाई होती है। तो यहाँ भी होती है। अच्छा, यहाँ भी बता दें, अगर मैंने आपका
चिकन लेना है तो फिर मुझे उसको सफाई करके बोनलेस करके वो सारी चीजें चलती है। बाकी आजकल जो खाना चल रहा है वो आधा से ज्यादा तंदूर में से कुक होके आता है। तो उसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल मिले हुए हैं और एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सही बात। तो शेफ मुझे एक बात बताइए कि इस टाइम पे आप 2 रेस्टोरेंट्स को संभाल रहे हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 1 एंड प्लेटफॉर्म नंबर 2, और काफी स्टाफ होता होगा 2 रेस्टोरेंट्स का। तो इस स्टाफ को संभालने के लिए आपकी कुछ स्ट्रैटेजीज होंगी एज ए हेड, उन स्टाफ को रोकना कैसे है, रिटेंशन कैसे मैनेज करनी है कि बहुत जल्दी जल्दी कोई लड़का भाग के ना जाए, आपको दोबारा चेंज करना। तो आप इस सब के लिए क्या करें? देखिए साहब, स्टाफ आपको ये है कि होटल लाइन का सारा स्टाफ अपने घर से बाहर रहता है, 80% स्टाफ अपने घरों से दूर है। तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि इनके रहने की, खाने की, सोने की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। उनको घर जैसा माहौल मिलना चाहिए। अगर आप उनको एक घर जैसा माहौल दोगे तो उनके सुख दुख में काम आओ, सारी चीजें देखो। दूसरी चीज जो होती है, हम लोग का एक वो रहता है, टारगेट रखा रहता है रेस्टोरेंट में कि इनको थोड़ा खर्चा निकल जाए, कि मतलब हमारी इतनी सेल होगी तो हम लोग इनको कुछ ना कुछ इंसेंटिव देंगे। थोड़े पैसे अगर टाइम पे उनको मिलते रहे तो उनका भी अपना खर्चा चलता रहे, क्योंकि मैक्सिमम पैसा तो वो घर ले देते हैं। तो हमने एक टारगेट रखा हुआ है कि हमारी अगर इतनी सेल होगी तो इनको इतना इंसेंटिव दिया जाए। बिल्कुल ठीक है। और तीसरी चीज मैंने बताई है कि मतलब हमारा नमक मिर्ची का खेल, कहीं से भी कंप्लेन आ सकती है। हर इंसान का एक जैसा टेस्ट नहीं होता, आपका टेस्ट अलग है, मेरा टेस्ट अलग है। तो कभी भी इनके अगर आपके ऑपरेशन टाइम में ऐसी कोई कंप्लेन आ जाती है कि भाई कस्टमर कंप्लेन कर रहा है और आप उसी टाइम उठ के आ गए और शेफ के ऊपर चढ़ गए, ये बहुत गलत चीज है। तो हम लोग उस चीज को कभी नहीं करते हैं। काम पूरा होने के बाद स्टाफ को आराम से प्यार से बिठा के उसको समझाया जाता है कि भाई आज तेरी ये कंप्लेन। और मैं बाकी सब मतलब होटलियर लोगों से बोलूंगा कि कभी भी ऐसा ना करें। काम के टाइम पे जब भट्टी में बंदा होता है, बहुत गर्मी में होता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, कई बार वो उल्टा रिएक्ट कर देता है, तो उसमें सारा ब्लेम आ जाता है और काम खराब हो जाता है। लेकिन वो लोग ये नहीं समझते कि इसने क्यों ऐसा किया, वो स्टाफ को ही ब्लेम करते हैं। इसलिए मैं सबसे कहूंगा कि उस टाइम पे थोड़ा सब्र रखें। जब आपका ऑपरेशन खत्म हो जाए उसके बाद आप बताएं कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम आई थी, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ। बिल्कुल सही बात है, बहुत फेयर बात है, बहुत फेयर। तो ये तो आपने मुझे बता दिया गुलाब साहब, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ कि सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से, शिफ्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सैलरी और शिफ्ट के टाइमिंग रहते हैं, छुट्टियां रहती हैं, ये सब चीजें भी इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। देखिए सर, उसके लिए ये है कि आपको वीकली एक ऑफ देना ही होता है। ओके, जरूरी है, जो आजकल कई लोग नहीं देते। शिफ्ट का टाइमिंग है, आप होटल वाले वैसे 8 से 9 घंटे की ड्यूटी कर लें, कोई 10 घंटे की भी कर लें। अच्छा, उसमें भी आप एक शिफ्ट बना लें, 10 घंटे की ड्यूटी ले लें लेकिन एक शिफ्ट बना लें। ये ना करें कि सुबह आपने 10 बजे बुला दिया, रात को 12 बजे छोड़ रहे हैं। इंसान है, कोई गधे घोड़े तो है। बिल्कुल सही बात। तो आप उनको भी इंसानों की तरह काम लीजिए, आप खुशी आपके साथ काम करेंगे। सैलरी का लोगों ने आप क्या कर दिया है आजकल कि हाँ जी हम 15 दिन का इनका पैसा फंसा के रहेंगे तो ये हमारे पास ज्यादा दिन टिके काम करेगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत सोच है लोगों की। राइट। कभी भी किसी बंदे को आप फंसाने की सोचोगे ना, वो कहीं ना कहीं वो 15 दिन का पैसा छोड़ के चला जाएगा। बिल्कुल सही बात है। इसलिए मैं सब लोगों से यही बोलूंगा, मुझे लगता है आप क्यों अपने सर पे लेना, आप 10 दिन का पैसा अपने पास रखिए तो वैसे भी इंडस्ट्री ट्रेंड है, 15 दिन का की क्या फायदा। 7 से 10 के बीच आप सैलरी दे दीजिए, कोई बात नहीं। जिसको भाग रहा होगा वो भागेगा, वो 15 दिन का पैसा छोड़ के भी भागेगा 10 दिन का। आप सैलरी टाइम पे दीजिए। स्टाफ कोई कहीं नहीं जाता, सब लोग घर से काम करने के लिए आए हैं, नौकरी करने के लिए आए हैं, सबको काम की जरूरत है। अगर आपके वजह से उनका घर चल रहा है तो उनके वजह से आपका घर भी चल रहा है। आप ये चीज क्यों नहीं सोचते? बिल्कुल सही। तो मैं सबसे यही कहूंगा कि सब लोगों की सैलरी टाइम पे दें और एक फैमिली की तरह स्टाफ को रखें, तो आपका स्टाफ कभी भी कहीं नहीं जाएगा। बहुत ही बढ़िया बात बोली आपने। तो शेफ, ये तो आपने जितनी बढ़िया बात बताई है, मतलब हम सबकी आंखें खुली हैं, एंड आई एम श्योर जो हमारे व्यूअर्स भी देख रहे हैं उनकी भी आंखें खुली होंगी इस बात को लेकर। कोविड के टाइम पे हमने ऑलमोस्ट हमारे सारे एपिसोड में पूछा है, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री कोविड में बहुत ज्यादा परेशान थी, एंड हमने ओनर का पर्सपेक्टिव तो समझ लिया कि उसको कितनी तकलीफ हुई थी अपने स्टाफ को मैनेज करने में, उनको पैसे देने में, उनको शायद 2 महीने संभालने में, 3 महीने संभालने में।
शेफ्स को, वेटर्स को, फ्लोर टीम होगी, किचन टीम होगी, इनको भी तो बहुत तकलीफ हुई होगी। तो आपकी फर्टर्निटी ने कोविड को कैसे झेला, ये मैं आज आपसे जरूर जानना चाहता हूँ। जरूर जरूर। देखिए सर, कोविड के टाइम पे हालत तो सबकी खराब थी, चाहे वो ओनर हो चाहे वर्कर। अब ओनर तो अपने घरों में थे क्योंकि उनका तो अपना जो लोकल प्लेस होता है, लेकिन हम लोग जो है सब बाहर से आए होते हैं, तो ओनर से पैसे भी नहीं मांग सकते थे क्योंकि काम ही नहीं चल रहा था, तो पैसे किस मुंह से मांगते हैं। सही बात। ओनर ने रूम दिया हुआ था हम लोग के लिए रहने के लिए, सब कुछ दिए हुए थे, लेकिन रूम के अंदर हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं होती थी क्योंकि खाना पीना हमारा सब होटल में ही चलता था। तो हमारे पास ना गैस, ना चूल्हा, ना भांडे, ना बर्तन, कुछ भी नहीं होता। कई लोगों ने, कई ओनर ऐसे थे कि जिन्होंने ये चीजें दी हैं स्टाफ को, पर कई जगह ऐसा हुआ कि स्टाफ के लिए खाने के लिए भी वहां पे कुछ नहीं बचा। तो फिर कैसे चला उनका काम? फिर हम लोगों ने जैसे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अपने ग्रुप बनाए, और जैसे हम लोग सीनियर लोग थे, कुछ हमारे पास थोड़ा बहुत था बैंक बैलेंस हमारा, तो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके जो वहां नजदीक था या कोई कहीं पे था वहां तक हेल्प पहुंचा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और उस हिसाब से मतलब उस टाइम को काटा। फिर उनको घर जाने के लिए किराया अरेंज करवाया, उन लोगों को घर जाने का, जो घर जाना चाहते थे उन्हें घर भेजा। और कई लोगों का ऐसा था कि उनके घर में भी बेचारों के पास कुछ नहीं था खाने पीने का, तो उन लोगों के लिए क्या किया जाए। धीरे धीरे लॉकडाउन तो खत्म होता ही गया, मतलब थोड़ा सा कम होने लगा तो लोग बाहर निकलने लगे। तो फिर जिनके पास कुछ भी साधन नहीं थे, तो हमारे ही कई कलीग्स ऐसे थे जिनको रेडियां लगानी पड़ी। किसी ने पाव भाजी की रेडी लगाई, किसी ने चाउमीन की रेडी लगाई, किसी ने सब्जियां बेची हैं, किसी ने कचौरियां बेची हैं, और वही हम लोगों ने सबने थोड़ा थोड़ा पैसे करके इकट्ठे करके वो किया। तो वो टाइम तो बहुत बुरा टाइम था, उस टाइम को कभी भूला नहीं जा सकता। और खास करके ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज के लिए जो ये टाइम गया था, और हम होटल का जो स्टाफ है उसके लिए तो नहीं, मैं समझ सकता। शेफ, आपने तो आज मतलब बहुत इंटेंस इंटरव्यू दे दिया है, मतलब हम सारे के सारे थोड़े इमोशनल भी हुए, थोड़े हमको समझ भी नहीं आ रही है कि हम रिएक्ट क्या करें। थोड़ा सा इसको लाइट करते हैं। मेरे को एक बात बताइए शेफ, अभी मार्केट में बहुत सारे मसाले हैं, MDH है, एवरेस्ट है, नालपा है, ये मसालों में आप खुद ये यूज करते हैं कि शेफ क्या चाहते हैं कि ऐसे मसाले बनते रहे कि वो अपना मसाला पीसना प्रेफर करते हैं? देखिए, मैं तो हर ओनर को ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको अपना रेस्टोरेंट चलाना है तो कम से कम बाजार के मसालों का, मतलब जो मिक्सचर बना हुआ आ रहा है, उसको कम से कम यूज करो, क्योंकि उसमें क्या मिलाया हुआ आपको खुद नहीं मालूम। उसकी कॉस्ट कितनी है ये भी देखिए आप। आपकी फूड कॉस्ट आधी से ज्यादा तो उससे बढ़ती है मसाले। आज एक पैकेट छोटा सा मसाले का 100 ग्राम का पैकेट 140 के करीब है, बहुत एक्सपेंसिव। तो क्या बैठ जाता है। तो मैं तो ये चाहता हूं कि कोई भी ओनर अगर अपना रेस्टोरेंट चलाता है तो उसको ये चाहिए कि मसाले वो खुद से बनवाए, ऑथेंटिक मसाले बनाए, जिससे कि दूसरे से वो हेल्दी भी रहे और दूसरों से मतलब सस्ता खाने, नहीं दूसरों के खाने से उसका खाना मतलब अलग रहे। अच्छा, मतलब इसमें टेस्ट में फर्क आ जाता है। बड़ा फर्क आता है आपके खुद के बनाए हुए मसाले में और बाजार के मसालों में, बड़ा फर्क आ जाएगा आपके खाने में। क्या आपके खाने, मेरा खाना आज इसीलिए अब मैं बड़ी बात नहीं करूंगा या अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हर होटल में आज रेडीमेड मसाले कर रहा हूँ, और मैंने आपको शुरू से बोल रहा, फिर भी बोल रहा हूँ कि मुझे मसालों की खुशबू से बड़ा प्यार है। मैं खुद के मसाले बनाता हूँ और खुद ही उन्हें यूज करता हूँ। बिल्कुल ठीक। तो मैं हर ओनर्स को यही बोलूंगा कि कम से कम बाजार के मसाले यूज करें, अपने मसाले बनवाएं, उससे आपका मार्केट में थोड़ा सा कंपटीशन रहेगा। बिल्कुल नहीं तो हर जगह खाने का टेस्ट एक जैसा ही रहेगा। बिल्कुल ठीक। शेफ, बहुत ही बढ़िया बात बताई है आपने दोबारा। मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आज इतना इंफॉर्मेटिव होने वाला है ये सेक्शन, और व्यूअर्स जब ये देखेंगे उनको समझ आएगा कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन उनको आज पहली बार मिलने वाली कई चीजों की। अब हम आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड करेंगे, और ये मेरे को बड़ा मजेदार लगता है क्योंकि अगले इंसान की रूह के अंदर झांकने का मौका मिलता है। तो हम 6 या 7 आपको शब्द बोलेंगे, कुछ चीजें बताएंगे, कुछ इंसानों के बारे में बात करेंगे। आपके दिमाग में वो सुनते ही जो सबसे पहली चीज आ रही है आपके दिमाग में, वो आपने हमें बतानी है। क्या ये तैयार है हम करने के लिए? बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया। सबसे पहला, मसाले। मेरे खुद के बनाए हुए मसाले। बहुत ही बढ़िया। तंदूर शेफ। मेरा एक कलीग नीरज देगी।
और उनके साथ इतना लगाव क्यों? इतना लगाव इसलिए था कि मतलब उसको कुछ भी बोलो तो वो कहीं से भी रोटी तंदूर के अंदर से नहीं, वो बाहर से भी निकाल के आपको रोटियां दे देगा। अरे क्या बात है। अच्छा, उस्ताद जिसने मुझे हेल्पर से थोड़ा आगे ले जाने की कोशिश करी वो है मिस्टर धन सिंह। बहुत ही बढ़िया। बॉस मेरे हैं कर्नल साहब। आप सिद्धौरा जी जानते हैं, उनके साथ मेरा एक घरेलू संबंध है। मैं तो कभी ये नहीं कहूंगा कि उन्हें बॉस कहूंगा, मतलब हमारे पापा के जैसे वो हमारे साथ आज तक रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। मक्खन में तो आपको बताइए कि अभी फिलहाल अमूल ही है। ओके, सिग्नेचर डिश आपकी सबसे खास डिश कौन सी है जो आपके दिमाग में आती है? मेरा फिलहाल तो मुर्ग बेमिसाल दिमाग में आ रहा है अभी। ऐसा क्या खास है शेफ उसमें? एक्चुअली सारी मतलब 3-4 ग्रेवियों का और 3-4 तरह के मटन, चिकन, एग, सब चीज का कॉम्बिनेशन। ओह वाह जी, उसमें सब कुछ पड़ता है। सब कुछ का कॉम्बिनेशन बना के एक डिश तैयार करी है। क्या बात, जिसका नाम बेमिसाल, मतलब बेमिसाल। बहुत ही आपके साथ ये जर्नी आज मेरी सबसे यादगार जर्नी रहेगी। जिनको नहीं पता मेरे व्यूअर्स को, तो गुलाब साहब मेरे भी पहले रेस्टोरेंट के पहले शेफ थे और इन्होंने मेरे साथ 4 साल बिताए और एक बड़ा खूबसूरत सा संबंध है हमारा। आज भी हम जब फोन करते हैं तो गुलाब साहब हमेशा यहाँ होते। बट आज जो हमने बातें की हैं इतने सालों के बाद, और मेरे को भी कम से कम 8-9 साल हो गए और आपका एक्सपीरियंस तो बहुत ही ज्यादा है, तो आज हम लोगों की ये बातें मुझे बड़ी अच्छी लगी क्योंकि एक लेवल तक हम बात कर पा रहे हैं और मेरे को लग रहा है आवाम को भी हम एजुकेट कर पा रहे हैं इसके बारे में। सो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आप आए गुलाब साहब, और आपके लिए एक छोटा सा टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है हमारी तरफ से। आप इससे हमें याद रखें और आज ये पॉडकास्ट को याद रखें कि आप यहाँ आए थे, और हमारी तरफ से ये आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। थैंक यू सर, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और लोगों से रूबरू कराया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।